हेलो स्टूडेंट्स, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा आप सभी क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया, जो आपके आने वाले क्लास 12 बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका एग्ज़ाम 1 फरवरी से होने जा रहा है। उन सभी स्टूडेंट के लिए आज का जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स को भी क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ जाकर मेरे यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो का जो पीडीएफ है, क्वेश्चन का जो पीडीएफ है, टेलीग्राम के लिंक पर दे दिया गया, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जिनको पीडीएफ चाहिए उस टेलीग्राम के लिंक में क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव क्या है, इसके मात्रक लिखे। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और उसका एसआई यूनिट क्या होता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह विद्युत बल का अनुभव करे, विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलाम तथा वोल्ट पर मीटर होता है। यही क्या है, विद्युतीय क्षेत्र है। विद्युत विभव क्या कहलाता है, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को उस बिंदु पर विभव कहा जाता है। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है तथा यह जूल पर कूलाम के बराबर भी होता है, यानी 1 वोल्ट जो होता है 1 जूल पर कूलाम के बराबर भी होता है। आइए दूसरा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गॉस के प्रमेय को लिखना है तथा इसे साबित करना है। तो गॉस साहब ने एक थ्योरम दिया था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो होता है नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे ही गॉस प्रमेय कहा जाता है। गॉस का प्रमेय क्या था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो नेट फ्लक्स जो होता है वो आवेश का 1/ε0 होता है। इसे ही गॉस प्रमेय कहा जाता है। इसके लिए क्या किया गया, एक सर्कल बना। डाउट नट, अगर स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन में फंस गए हो तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, क्लास 6 से 12, नीट आईटी जेईई मेंस एंड एडवांस का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, मैथ का, बायोलॉजी का, कोई का भी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 9 से 12 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डेली लाइव क्लास चल रहा है डाउटनट पर। डेली 3 करोड़ छात्र डाउटनट से तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया दिए गए हैं। ठीक है, इसमें एक छोटे से पार्ट का हमको क्या निकालना है, फ्लक्स निकालेंगे। चूंकि 5 बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ पर एक छोटा सा ई वेक्टर लग रहा और छोटे से डेल एस के लिए, ठीक है, रेडियस इसका आर दे रखा है। तो क्या होगा, आर त्रिज्या वाला एक गोला लिया गया है जिसके केंद्र पर क्यू चार्ज है। आर त्रिज्या वाला एक गोला लिया गया है जिसके केंद्र पर क्यू आवेश उपस्थित है। गोले के सतह पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफलीय सदिश राशि ds लिया, जिसकी दिशा तल के लंबवत ई वेक्टर की दिशा में। ई वेक्टर और जो ds है वो दोनों एक दूसरे के लंबवत है। तो प्लस क्यू के कारण जो फ्लक्स उत्पन्न होगा वो क्या होगा, क्यू के कारण जो फ्लक्स उत्पन्न होगा वो 5 वेक्टर बराबर होगा इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds। तो 5 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू ds कोस 0 डिग्री। अब चूंकि कांस्टेंट टर्म को क्या कर लेते हैं, बाहर लिखते हैं, तो 5 बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चूंकि यहाँ पर जो हमको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है वो एस पे सॉल्व करना है, तो यानी क्यू बटे आर स्क्वायर भी क्या हो गया, बाहर हो गया। तो 5 बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ dx हमको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या निकल के आता है, x निकल के आता है। चूंकि यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ ds है तो क्या निकल के आएगा, s। चूंकि इसका लिमिट कहाँ से कहाँ होगा, तो इसका लिमिट जो होगा 0 से 4 पाई आर स्क्वायर के बीच में होगा। तो 5 बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और जब s का वैल्यू एक बार 4 पाई आर स्क्वायर रखेंगे, एक बार 0, ऊपर वाले लिमिट को पॉजिटिव में लिखाएगा और जो नीचे वाला लिमिट है 0 वो माइनस में चला जाएगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 0, तो 5 बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कट गया। तो 5 बराबर हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन के। 5 बराबर हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन के। यही हमको क्या करना था, साबित करना था।
आइए नेक्स्ट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग करते हुए अनंत लंबाई की सीधी आवेशित चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करने बोल रहा है। तो यहाँ पर एक ए बी आवेशित चालक है, ए बी एक आवेशित चालक है जिस पर धनावेश मतलब पॉजिटिव चार्ज है। इसे घेरने के लिए बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ लिया गया। एक देखिए यहाँ पर ए बी एक क्या था, आवेशित चालक था। ये जो आपको दिख रहा है ए बी एक आवेशित चालक था। अब इस पे हम क्या करने, इसको घेरने के लिए क्या किया गया, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ लिया गया। ठीक है, तो ए बी है, यहाँ पर जो DS1 है, यहाँ पर DS2 है, यहाँ पर DS3 है, यहाँ पर ई वेक्टर लग रहा है, रेडियस इसका क्या है R है, और इस ये जो आवेशित चालक है उस पर जो चार्जेस है वो पूरा का पूरा क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है। तो अब एक बात बताइए, वृत्ताकार सतहों के लिए क्षेत्रफलीय सदिश DS1 तथा DS2 है, जबकि वक्र सतह का क्षेत्रफल जो है वो सदिश DS3 है। वृत्ताकार सतह के क्षेत्रफल जो ऊपर की ओर और नीचे की ओर है उस पर DS1 DS2 है, जबकि वक्र सतह पर DS3 क्षेत्रफलीय है। ठीक है, तो गॉसियन पृष्ठ का कुल फ्लक्स क्या होता है, तो फाई बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट DS1 वेक्टर प्लस फाई इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट DS2 वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट DS3 वेक्टर। तो फाई बराबर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ई DS1 कोस 90 डिग्री, इंटीग्रेशन ई DS2 कोस 90 डिग्री और इंटीग्रेशन ऑफ ई DS3 कोस 0 डिग्री। क्योंकि ये वक्र पर है तो वक्र पर है तो ई के साथ 0 डिग्री पैरेलल है तो वहाँ पर कोस 0 डिग्री होगा, और चूंकि ई के साथ DS1 DS2 क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पर कोस 90 डिग्री आया DS1 के साथ और DS2 के साथ 90 आएगा, जबकि DS3 क्या है, कोस 0 डिग्री, क्योंकि वो ई के क्या है, पैरेलल है। तो फाई बराबर हो गया, अब बताइए कोस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 0, दूसरे वाले में भी पूरा टर्म क्या हो गया 0, तो बच्चा क्या इंटीग्रेशन ऑफ ई DS3 कोस 0, क्योंकि कोस 0 का वैल्यू क्या होता है 1। अब चूंकि ई बाहर हो जाएगा, अब हमको सॉल्व क्या करना है DS3, अब फाई बराबर हो गया ई इंटू 2πRL। ठीक है, इंटीग्रेशन को सॉल्व किए तो फाई बराबर हो गया ई इंटू 2πRL। यदि तार का रेखिक घनत्व लैम्डा हो तब लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन L के, तो Q उसी से क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू L के। अभी गॉस का नियम देखे थे कि जो फाई होता है वो बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, तो फाई तो बराबर हो जाएगा लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। क्यों, क्योंकि Q बराबर है लैम्डा L, इस Q का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दिए लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब पहला और दूसरा इक्वेशन से 2πRL इंटू ई बराबर हो गया लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से क्या हो गया, ये L और ये L क्या हो गया, आपस में कट गया, तो ई बराबर हो गया लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2πR², तो ई बराबर हो गया 2 लैम्डा अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू R हो गया। तो ई बराबर हो गया 2k लैम्डा अपॉन R के, क्योंकि ये सब चीज़ का हम लोग फॉर्मूला क्या कर चुके हैं पहले की क्लास में, आप लोग पहले से ही ये सब फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में समझा रहा हूँ, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 1 फरवरी को जो फिजिक्स का एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए क्या है, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, अगर आपको पहले से कुछ ना कुछ आता है तभी ये सब चीज़ क्या होएगा, समझ में आएगा। मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म में क्या करा दे रहा हूँ, रिविजन करा दे रहा हूँ, आप इसे कंप्लीट देख के जाइएगा वीडियो को और इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए क्या बेहद ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विद्युत फ्लक्स क्या है। गॉस के प्रमेय के आधार पर अनंत क्षेत्र वाले आवेशित तल के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करें। पूछ रहा है कि विद्युत फ्लक्स क्या है। गॉस के प्रमेय के आधार पर अनंत क्षेत्र वाले आवेशित तल के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करें। विद्युत फ्लक्स होता है किसी विद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफलीय सदिश का बिंदु गुणनफल होता है। इसे फाई ई से सूचित किया जाता है। तो फाई जो होगा वो बराबर होगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो फाई अब चूंकि दो चीज का वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट के साथ क्या आता है, कोस थीटा आता है, तो फाई बराबर हो जाएगा ई ए इंटू कोस थीटा, जहाँ पे थीटा जो है ई वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का क्या है, कोण है।
तो अनंत क्षेत्रफल वाले आवेशित तल के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कैसे करेंगे। यहाँ पर ABCD कोई तल है जो कि धनावेशित है। चूंकि गॉस का नियम केवल बंद पृष्ठ के लिए सत्य, क्योंकि हम लोग गॉस थ्योरम पढ़े थे, तो गॉस थ्योरम बेसिकली बंद पृष्ठ के लिए ही क्या था, सिर्फ हम निकाल सकते। अतः इसे अब इस क्या किया गया, अब इसे घेरने वाली एक बेलनाकार गोलीय पृष्ठ क्या किया गया, गॉसियन पृष्ठ लिया गया है, जिस पे यहाँ पर ई वेक्टर डॉट डी एस, यहाँ पर भी ई वेक्टर डी एस लग रहा है, यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P2 है, ABCD कोई तल है और उसके अंदर जो चार्जेज है वो सारा का सारा क्या है, पॉजिटिव है। तो गॉसियन सतह का कुल फ्लक्स क्या होगा, फाई, जो बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर प्लस इधर वाला, एक बार इधर का इंटीग्रेशन एक बार इधर, और दोनों का क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे, टोटल फ्लक्स निकल के आ जाएगा। टोटल फ्लक्स निकल के आ गया इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो पहले वाले केस में फाई बराबर ई डी एस कोस 0 डिग्री प्लस ई डी एस कोस 0 डिग्री, ठीक है। अब उन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ई एस प्लस ई एस हो जाएगा। तो फाई बराबर हो गया ई एस प्लस ई एस, यानी फाई बराबर हो गया 2 टाइम्स ऑफ ई एस, ठीक है। ये आपका क्या है, पहला इक्वेशन। आइए, परंतु गॉस के नियम से हमको पता है कि हम गॉस का थ्योरम जब साबित किए थे तो फाई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो पृष्ठ आवेश घनत्व के पद में क्यू बराबर होगा सिग्मा इंटू एस के, तो फाई ई बराबर हो जाएगा सिग्मा ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 1 और 2 यानी ये इक्वेशन जो दे रखा है, ये इक्वेशन को आपस में क्या करेंगे, रिलेट कर देंगे। यहाँ पे फाई का वैल्यू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, जबकि यहाँ पे फाई का वैल्यू 2ES है। तो पता चल गया, तो जब ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, तो ए और सी भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 2ES बराबर हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो एस से एस क्या हो गया, कट गया, तो ई बराबर हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है, अभीष्ट व्यंजक है। यही क्या है, इसका अभीष्ट व्यंजक है। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, उत्सव मैथ्स को, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ जाकर मेरे YouTube चैनल उत्सव मैथ्स को भी क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वैसे स्टूडेंट जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। आइए, क्वेश्चन नंबर 5, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय तथा निरक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करें। बोल रहा है किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय और निरक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। विभव क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया गया PQ PA, बी एक ट्रायंगल है, यहाँ पर R2 रेडियस है, यहाँ पर R1 है, यहाँ पर ये वाला R है, ठीक है। यहाँ पर A पॉइंट है, A पर माइनस क्यू चार्ज है, B पर प्लस क्यू चार्ज है, इस दोनों के बीच 2A क्या है, डिस्टेंस है। माना कि AB कोई छोटा द्विध्रुव है, ये जो AB जो है ना, ये AB कोई छोटा द्विध्रुव है, ठीक है, जिसका द्विध्रुव आघूर्णन P बराबर Q इंटू 2A है। इसका केंद्र O, इसका केंद्र O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, ये केंद्र है O, इसके केंद्र O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, तो जिस पर विद्युत विभव निकालना है। तो द्विध्रुव के कारण P पर जो कुल विभव होगा V बराबर होगा V1 प्लस V2, और हमको पता है कि V बराबर होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू। अगर आप 2021 परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सौरभ सर का गेस्ट आ गया है। हमारे गेस्ट से पढ़ के पूरे बिहार में विक्की कुमार ने विज्ञान में 2nd रैंक हासिल किया है। अगर आप अभी तक विक्की कुमार का इंटरव्यू नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। 10th का 450 फी रखा गया है, 12th का 500 फी रखा गया। पेमेंट आपको यही गूगल पे नंबर और फोन पे नंबर जो दिखाई दे रहा है 7903979715 नंबर पर करना है। उसके बाद पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर कर देना है। उसके बाद हमारी टीम आपको गेस्ट प्रोवाइड करा देगी। सौरभ सर के गेस्ट से पढ़ के विक्की कुमार ने पूरे बिहार में विज्ञान संकाय में 2nd टॉप किया। R1 चूंकि एक बार इस वाले पे निकालना है, एक बार इस वाले पे भी निकालना है, एक बार इस वाले पर, इसके लिए हमको भी निकालना है। तो B बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1, और B बराबर माइनस क्यू, चूंकि यहाँ पे माइनस क्यू है तो इसमें क्या आएगा, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2, और चूंकि यहाँ पे प्लस क्यू है इसलिए यहाँ पे प्लस आया है। तो B बराबर क्या हो गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या, 1/R1 माइनस 1/R2, ये हमारा पहला इक्वेशन है। अब देखिए समकोण त्रिभुज OBN में,
समकोण त्रिभुज OBN में, इस त्रिभुज को आप देखना है हमें। तो समकोण त्रिभुज OBN में कोस थीटा बराबर होगा ON बटे OB के, तो ON जो होगा वो बराबर हो जाएगा L कोस थीटा के। उसी तरीके से समकोण त्रिभुज AOQ से तो कोस थीटा बराबर होता है OQ अपॉन L, चूंकि कोस थीटा बराबर होता है B बटे H के, तो वहां पे बेस OQ है और हाइपोटेनस L है, तो कोस थीटा बराबर OQ बटे L, तो OQ बराबर हो गया L कोस थीटा के, ON बराबर हो गया L कोस थीटा के। अब चूंकि R2 जो अप्रोक्स में AP के बराबर है, PQ के बराबर है और ऑल्सो R प्लस L कोस थीटा के बराबर है, तो R1 बराबर है BP के, ऑल्सो बराबर अप्रोक्सीमेट वैल्यू NP के बराबर या अप्रोक्सीमेट R माइनस L कोस थीटा के बराबर है। तो समीकरण फर्स्ट से V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चूंकि 1 बाई R1 बराबर है R माइनस L कोस थीटा के, माइनस R2 बराबर 1 बाई R प्लस L कोस थीटा के, यहाँ पे पुट कर दिए। अब क्या कर लेंगे, LCM ले लेंगे, तो LCM लेंगे तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर है, चूंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मेट है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा नीचे हो जाएगा। तो ऊपर में क्या हो जाएगा आर प्लस एल कोस थीटा माइनस ऑफ आर प्लस एल कोस थीटा, आर से आर क्या हो गया कट गया, तो बचा क्या एल कोस थीटा प्लस एल कोस थीटा ऊपर में बचा, तो क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट ऊपर में क्या हो गया 2l कोस थीटा, नीचे क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। किसी छोटे द्विध्रुव के लिए कैपिटल आर स्क्वायर जो होता है बहुत बड़ा है एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा से, तो क्यू इंटू 2l बराबर हो जाएगा पी के, तो क्यू इंटू 2l जो होगा वो बराबर हो जाएगा पी के, तो इसलिए भी बराबर हो गया पी कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर जो विभव होता है वो बराबर होता है प्लस माइनस पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर के बराबर होता है। अक्षीय बिंदु पर विभव क्या हो जाएगा पी अपॉन भी जो होता है बराबर होता है प्लस माइनस पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर होता है, और द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर जो विभव होगा वो भी बराबर होगा 0 के, भी बराबर होगा 0 के। यही आपका क्या था इस थ्योरम का प्रूफ था कि अक्षीय पर द्विध्रुव क्या होगा, द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विभव क्या होगा और द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर विभव क्या होगा। अक्षीय बिंदु पर विभव b बराबर प्लस माइनस पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर होगा, जबकि द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर विभव 0 होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम निकालें। गॉस का प्रमेय का हेल्प करके हमको कूलाम्स लॉ को क्या करना है निकालना है। तो एक हम गोला ले लिए जिस पर ds वेक्टर लिया है जो कि क्षेत्रफल सदिश है जिसकी दिशा e वेक्टर की दिशा में। ये हम एक छोटा सा सदिश क्षेत्रफल लेते ds जिसका जो डायरेक्शन है वो e वेक्टर की डायरेक्शन में, अंदर में q चार्ज पॉजिटिव चार्जेस है और इसका रेडियस r है। ठीक है, तो गॉस के नियम से हमको पता है कि फाई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, फाई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये पहला इक्वेशन जो कि हम लोग गॉस का नियम जो अभी प्रूव किए थे उससे देखे हैं। अब गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होगा वो फाई बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कोस 0 डिग्री। क्यों कोस 0 होगा, 0 क्यों होगा, क्योंकि ई और डी एस दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यानी उस दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है 0 डिग्री यानी कोस 0। कोस 0 क्या 1, यानी फाई बराबर ई बाहर हो गया डी एस इंटू कोस 0 मतलब 1 डी एस इंटू 1 डी एस ही होगा, तो फाई बराबर ई। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एस को सॉल्व किए 4 पाई आर स्क्वायर आया था, क्यों क्योंकि इंटीग्रेशन एस होगा ऊपर में 4 पाई आर स्क्वायर नीचे 0, तो बचेगा 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 0, तो एफ आई बराबर हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर फर्स्ट तथा सेकेंड से। ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये हम गॉस के थ्योरम में साबित किया, अभी पहले ही हम इस साबित कर चुके कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एस को सॉल्व करेंगे 0 से 4 पाई आर स्क्वायर के लिमिट में, तो क्या होगा ई इंटू फर्स्ट तथा सेकेंड से ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, तो ई बराबर हो गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। जब एक परीक्षण आवेश को क्यू के विद्युत क्षेत्र में लाया तो उस पर लगा बल क्या होगा, उस पर जो बल लगेगा एफ बराबर होगा क्यू नॉट इंटू ई के। ठीक है, तो एफ जो हो गया वो बराबर हो गया क्यू नॉट ई। अभी हम देखिए ऊपर में देखिए ई का जो वैल्यू निकल के आएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, तो एफ बराबर हो गया क्यू इंटू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। यही कूलाम्स का क्या है, यही कूलाम का। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध ज्ञात कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे कि विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत विभव क्या है। अब इस दोनों के बीच में हमें रिलेशन निकालना है, तो इस दोनों के बीच में रिलेशन निकालते हैं। एक लिया गया है
विद्युत क्षेत्र ई में स्थित आवेश क्यू नोट पर लगने वाला बल F बराबर क्यू नोट इंटू ई। चूंकि यहाँ पर एक पॉइंट O से B की ओर, O से B की ओर यहाँ पर एक पॉइंट E, यहाँ पर चार्जेस जो है B पर क्यू नोट, इस दोनों के बीच का छोटा सा डिस्टेंस है DR, और इधर प्लस क्यू है और इस पर जो ई वेक्टर लग रहा है। तो विद्युत क्षेत्र ई में स्थित आवेश क्यू नोट पर लगने वाला F बराबर क्यू नोट इंटू ई 0 से B की ओर। अब क्यू नोट को B से A तक लाने में किया गया कार्य, क्यू नोट को B से A तक कितना लाने में किया गया कार्य dW बराबर होगा F वेक्टर डॉट dr वेक्टर की। तो dW बराबर हो गया F dr कोस 180 डिग्री, क्योंकि इस दोनों के बीच में F और dr के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। तो डी, अब चूंकि कोस 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, तो कोस 180 डिग्री का वैल्यू -1, तो माइनस ऑफ एफ डी आर हो जाएगा, क्योंकि एफ डी आर में जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ एफ डी आर, यानी जो डी डब्ल्यू हो गया माइनस एफ डी आर के। अब हम जानते हैं कि f का जो वैल्यू होता है वो क्यू नोट इंटू ई होता है, ऊपर के क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो डी डब्ल्यू जो होगा वो बराबर होगा f की जगह पे माइनस, f की जगह पे क्यू नोट इंटू ई, माइनस पहले से लगाए तो माइनस ऑफ क्यू नोट इंटू ई डी आर हो गया। अब चूंकि क्यू नोट से इधर क्या कर देते, डिवाइड कर देते, तो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट बराबर हो गया माइनस ई डी आर के। देयरफॉर डी वी जो हो गया वो बराबर हो गया डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट के। अब चूंकि डी वी बराबर होता है माइनस ई डी आर के, हमको पता है कि डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट किसके बराबर होता है, डी वी के। तो इस डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट की जगह पर क्या लिख देंगे, डी वी। तो पता चल गया कि जो डी वी होगा वो बराबर होगा माइनस ई डी आर के। ठीक है, अब बताइए डी वी अपॉन डी आर बराबर हो गया माइनस ई के, डी वी अपॉन डी आर बराबर हो गया माइनस ई के। तो ई किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डी वी अपॉन डी आर। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, भी क्या था, भी विद्युत विभव था। तो इस दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, ई बराबर होता है माइनस डी वी अपॉन डी आर के, यानी विद्युत क्षेत्र बराबर होता है ऋणात्मक विभव प्रवणता के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। तो हमको पता है कि ई जो होता है बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब उस पर एक तरफ प्लस क्यू चार्जेस है, एक तरफ माइनस क्यू, और उस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस लिया गया है वो आपका डी लिया गया। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र, इसमें दो समांतर प्लेटें होती, एक को आवेश दिया जाता है तथा दूसरे पर प्रेरण द्वारा आवेश होता है। एक पर तो आवेश पहले से दिया जाता है, दूसरे पर प्रेरण के द्वारा आवेश उत्पन्न होता है। तो माना ए बराबर प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है, और सिग्मा पृष्ठ आवेश का घनत्व दे रखा, और डी क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी ही को क्या कहा गया है, डी। तो दोनों प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र है वो ई बराबर होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो सिग्मा बराबर हो गया क्यू अपॉन ए के, तो ई बराबर होगा क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट के। ये हमारा क्या है, पहला समीकरण है। तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा, विभवांतर भी बराबर होता है ई इंटू डी के, भी बराबर होता है। अब चूंकि भी बराबर होगा, ई पता है, ई अभी देखिए कि ई बराबर हो गया क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट के। तो ई का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्यू इंटू डी अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यह हमारा दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो जाएगी वो सी बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन भी के। तो सी बराबर क्यू अपॉन क्यू इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। क्यू क्यू आपस में क्या हो गया, कट गया, तो सी बराबर हो गया ए इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यही अभीष्ट संधारित्र की क्या है, धारिता है। यही अभीष्ट संधारित्र की क्या है, धारिता है। आइए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ के नियमों का उपयोग करते हुए हिस्टोन ब्रिज के संतुलन वार्ता का निर्धारण करें। बोल रहा है किरचॉफ्स लॉ का प्रयोग करके हिस्टोन ब्रिज के संतुलन शर्त का निर्धारण करना। हिस्टोन ब्रिज कहता है कि चार प्रतिरोधों की वैसी व्यवस्था जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाला जाता है। मतलब चार प्रतिरोध की इस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है कि उसकी सहायता से हम लोग जो अज्ञात प्रतिरोध है उसका मान निकालते। इसका निर्माण सर्वप्रथम हिस्टोन के द्वारा किया गया था। सिद्धांत कहता है कि जब भी बी बराबर है भी डी के, तब धारामापी से प्रवाहित धारा का मान शून्य होता है, तब इसे संतुलन हिस्टोन ब्रिज कहा जाता है। तथा इस स्थिति में पी क्यू अपॉन क्यू बराबर होता है आर अपॉन एस के। यहाँ पर एक ब्रिज बनाया गया, यहाँ पर ए बी सी डी, एक पर क्या है, एक पर I1, एक पर R, एक पर S और एक पर Q है, और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा है। तो लूप ABCD में -I1P -IGJ
प्लस I2R बराबर 0 के, तो I ऑफ स्मॉल जी बराबर 0, तो I2R बराबर होगा I1P के, तो I2 अपॉन I1 बराबर होगा P अपॉन R के। पुनः लूप, अब लूप ले रहे हैं BCDB में, BCDB में। अब जो लूप हमारा ले रहे हैं ये वाला लूप ले रहे हैं BCDP में। BCDP में देखेंगे तो माइनस ऑफ Q इंटू I1 माइनस IG प्लस S इंटू I2 प्लस IG प्लस I इंटू स्मॉल जी इंटू कैपिटल जी, ये बराबर होगा 0 के। देयरफॉर चूंकि IG 0 के बराबर है तो S इंटू I2 बराबर होगा Q इंटू I1 के, तो I2 अपॉन I1 बराबर हो गया Q अपॉन S के। I2 अपॉन I1 बराबर हो गया Q अपॉन S के। अभी पहला समीकरण देखिए कि I2 अपॉन I1 P बटे R के बराबर, I2 अपॉन I1 Q अपॉन S के बराबर है। चूंकि A बराबर है B के, B बराबर है C के, तो A बराबर हो जाएगा C के, यानी P अपॉन R बराबर हो जाएगा Q अपॉन S के। अब चूंकि Q नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया, R उधर जाके S से मल्टीप्लाई हो गया, चूंकि P बटे R बराबर है Q बटे S के। अब चूंकि Q इधर आएगा तो P बटे Q हो जाएगा, R इक्वल के उधर जाएगा तो डिवाइड में इधर, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी R बटे S, यानी P बटे Q बराबर हो गया R बटे S के। अर्थात जब एक तरफ के दो प्रतिरोध तथा दूसरी तरफ के दोनों प्रतिरोधों का अनुपात समान आए तो गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तथा इसे संतुलित कहा जाता है। अर्थात जब एक तरफ के दो प्रतिरोध तथा दूसरे तरफ के दोनों प्रतिरोधों का अनुपात समान आए तो गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती तथा इसे संतुलित कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने हमारे YouTube चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल उत्सव मैथ्स को भी क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर उत्सव मैथ्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिनको इस वीडियो का PDF चाहिए उसका टेलीग्राम में अपलोड कर दिया गया, एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा के टेलीग्राम में अपलोड कर दिया गया। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहां जाकर टेलीग्राम से जुड़ सकते, वहां पे आपको ये PDF मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।